रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब वो बात करते हैं लाइट की एक नई बिहेवियर के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट एक सरफेस पे पड़ती थी और फिर टकरा के लौट जाती थी, कुछ ऐसे। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है ना, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बराबर होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली है। जैसे कि मान लो वैक्यूम से ग्लास में एंटर करने वाली है। आओ देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये लाइट रे वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। देखो, वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जहां पे कोई भी मैटर नहीं हो, कोई भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं हो, बिल्कुल एक खाली जगह हो, जैसे कि स्पेस। अब यहां से लाइट चल के आएगी और फिर ये ग्लास में एंटर कर जाने वाली है। तो तुम्हें लगेगा कि हो सकता है कि लाइट रे अपने स्ट्रेट पाथ पे ऐसे चल के जाने लगे, लेकिन नहीं, लाइट अपना पाथ थोड़ा बेंड कर लेती है। ये ऐसे कुछ चली जाएगी ग्लास के अंदर। इसका पाथ ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो चुका है। अब इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बुलाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे भी हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स है। देखो, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये बेंट रे, मुड़ी हुई रे, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर टू द ये बाउंड्री। और ये जो एंगल है ना, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल ये अब हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि राम, ये लाइट रे अपने पाथ से बेंड क्यों कर जा रही है, ये सीधी स्ट्रेट क्यों नहीं जा रही है यार। तो देखो, इससे समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जहां पर कि उसकी स्पीड में अंतर आ जाए, तो लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है। देखो, यहाँ पे लाइट ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, यहाँ पे इसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट थी। उसके बाद ये एंटर की ग्लास में, जहाँ पे कि उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। तो यहाँ पे लाइट रे ये नॉर्मल के टुवर्ड्स, नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा बेंड कर गई है। अब इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि लाइट किस तरफ बेंड करती है और ये कितना बेंड करने वाली है। तो अब इसे समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे एक रोड बना दिया है और ये यहाँ पे कीचड़ है, मड। अब हम लेने वाले हैं एक कार को। अब ये कार रोड पे एक स्ट्रेट लाइन पे चल के आएगी और फिर कीचड़ पे उतर जाने वाली है। देखो, मुझे पता है कि जब कार रोड पे चल रही होगी ना, तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज होने वाली है, और जब ये कीचड़ में उतरेगी तो उसकी स्पीड थोड़ी धीमे हो जाने वाली है। तो अब कार को हम ले आते हैं कीचड़ में। तो यहाँ से आई और फिर अब ये बस उतरने ही वाली है। क्योंकि यहाँ पे कार ये एक एंगल पे चल के आ रही है ना, इसलिए कार का ये वाला चक्का ये पहले कीचड़ में उतरने वाला है, और ये वाला चक्का ये अभी भी रोड पे है। तो देखो, ये वाला चक्का जो कि कीचड़ में आ गया है, ये तो बहुत ही धीरे धीरे घूमने वाला है, और ये वाला चक्का तो ये तो अभी भी बहुत ही तेज तेज घूम रहा होगा। तो क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अब क्योंकि एक चक्का तेज घूम रहा है और एक चक्का धीरे, इसलिए कार ये थोड़ी सी मुड़ जाने वाली है, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। अब इसके बाद जब कार के दोनों चक्के ये कीचड़ में उतर गए ना, तो यानी कि फिर दोनों ही चक्के धीरे धीरे घूम रहे होंगे सेम वेलोसिटी के साथ। तो यानी कि अब कार ये स्ट्रेट लाइन पे ही आगे जाने वाली है। तो यानी कि कार की पाथ कीचड़ के अंदर ये कुछ ऐसी होने वाली है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जब रोड पे कार चल रही थी तो वो इस पाथ पे आई और फिर ये मुड़ गई और फिर ये कीचड़ में इस पाथ पे चली गई। अब यहां पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं बाउंड्री पे, तो तुम्हें दिखेगा कि कार की पाथ ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई है। यानी कि जब कार फास्ट मीडियम से स्लो मीडियम में गई ना, तो इसका पाथ ये नॉर्मल के थोड़ा करीब आ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब ऐसा ही कुछ होता है हमारी लाइट के केस में भी। लाइट भी जब फास्ट मीडियम से स्लो मीडियम में जाए ना, तो उसका पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। यहाँ पे वैक्यूम फास्ट मीडियम है, क्योंकि लाइट वैक्यूम में सबसे तेज जाती है और ग्लास में इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसलिए लाइट की स्पीड, लाइट की जो पाथ है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई है। अब आओ देखते हैं कि उल्टे केस में क्या होगा जब हमारी कार ये स्लो मीडियम से फास्ट मीडियम में जाए। तो इसे मैं हटा देता हूं। इस बार हमारी कार ये कीचड़ से जाएगी और रोड पे उतरने वाली है। तो कीचड़ में ये कार ये इस स्ट्रेट लाइन पे जाएगी और फिर ये रोड पे उतरने वाली होगी, ये ऐसे। अब देखो, क्योंकि कार एक एंगल पे जा रही है ना, तो इसलिए कार का एक चक्का तो कीचड़ में ही रहेगा और एक चक्का रोड पे आ चुका होगा, और जो चक्का कीचड़ में होगा ये तो धीरे धीरे घूम रहा होगा, ये कार को धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और जो चक्का रोड पे आ गया होगा वो तो बहुत ही तेजी से घूम रहा होगा यार, वो तो कार को बहुत ही तेजी से आगे ले जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे इसके कारण क्या होगा कि कार ये मुड़ जाने वाली है, और क्योंकि ये वाला चक्का तेजी से घूम रहा है ना, इसलिए कार इस डायरेक्शन में मुड़ जाने वाली है, कुछ ऐसे।
अब जब कार के दोनों ही चक्के एक बार रोड पे आ गए तो यानी कि दोनों ही चक्के सेम वेलोसिटी के साथ गोल गोल घूम रहे होंगे और इसलिए कार अब ये स्ट्रेट लाइन पे जाने लगेगी। तो यानी कि अगर मैं कार का पाथ ड्रॉ करूं तो कार का पाथ कुछ ऐसा आने वाला है। देखो यहाँ पे ये कार कीचड़ में इस लाइन पे गई और फिर इसका पाथ ये मुड़ गया। तो यानी कि अगर स्पीड में चेंज हुआ तो पाथ मुड़ जाता है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल को ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर को, तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि इस बार क्या हो रहा है कि पाथ ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है, नॉर्मल से दूर बेंड कर रहा है। तो यानी कि कार अगर स्लो मीडियम से फास्ट मीडियम में जाए तो उसका पाथ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। और यही चीज हमारे लाइट के केस में भी होगा। अगर तुम एक लाइट को छोड़ो ग्लास के थ्रू और फिर वो निकलने वाली हो वैक्यूम में, तो जब वो स्लो मीडियम से फास्ट मीडियम में आएगी ना तो उसका पाथ ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो देखो अभी तक हमने ये देख लिया कि जब लाइट फास्ट मीडियम से स्लो मीडियम में जाए तो उसका पाथ टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, नॉर्मल के करीब ऐसे। और जब लाइट स्लो मीडियम से फास्ट मीडियम में जाए तो उसका पाथ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है, नॉर्मल से दूर। अब आओ ये पता लगाते हैं कि लाइट रे रिफ्रैक्ट करने के बाद कितने एंगल पे बेंड करती है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एग्जैक्टली होता कितना है। तो देखो जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक लॉ था जो कि हमें बताता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। वैसे ही रिफ्रैक्शन के केस में हमारे पास एक लॉ है, स्नेल्स लॉ, और ये हमें मदद करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लो कि ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 में स्पीड है v1 और मीडियम 2 में स्पीड है v2, और क्योंकि स्पीड अलग अलग है इसलिए लाइट ये बेंड कर जा रही है। अब देखो मीडियम 1 में एंगल ये कुछ बन रहा है θ1 का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये θ2 का। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट v1 डिवाइडेड बाय मीडियम 1 में जो एंगल बन रहा है ना उसका साइन, यानी कि साइन ऑफ θ1, ये बराबर होने वाला है मीडियम 2 की स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय मीडियम 2 में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, साइन ऑफ θ2। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। 2 तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम और 2 हो गई साइन ऑफ द एंगल इन द मीडियम। अब देखो अगर इन चारों में से किसी भी 3 की वैल्यू मुझे पता है तो मैं चौथे की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम इसकी मदद से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं जल्दी से। इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। लाइट जा रही है वैक्यूम से ग्लास के अंदर और हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मान लेते हैं कि कुछ 30 डिग्रीज दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है कुछ 30 डिग्रीज। हाँ, देखो इस केस में मैं लिखने वाला हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इन वैक्यूम। स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये तो एक फेमस नंबर होता है c, डिवाइड बाय ये हो गया साइन ऑफ द एंगल इन वैक्यूम, यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज। ये बराबर होने वाला है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास vg डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इन ग्लास, और ये हो गया साइन r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये तो एक फेमस नंबर है। इसकी वैल्यू होती है कुछ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसकी वैल्यू हो जाती है कुछ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, और साइन 30 की वैल्यू ये तो तुम ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू आती है कुछ हाफ के बराबर। तो देखो इस इक्वेशन में मेरे पास 3 चीज़ों की वैल्यू पता है, तो यानी कि मैं चौथे की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये तो हो गया एक तरीका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का स्नेल्स लॉ के इस फॉर्म की मदद से। देखो इस फॉर्म में हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू साइन ऑफ द एंगल इन मीडियम 1, इन दोनों के रेशियो को रिलेट कर रहे हैं मीडियम 2 के रेशियो से। अब देखो स्नेल्स लॉ का एक और फॉर्म होता है, उसकी मदद से भी हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ उसे देखते हैं। पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, और ये हो गया फॉर्म नंबर 1, इसे मैंने बॉक्स करके रख दिया है। अब देखो फॉर्म 2 को समझने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक नए टर्म के बारे में बात करना पड़ेगा। इसे हम डिनोट करते हैं n वेरिएबल से। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक नंबर है जो कि बताता है कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना स्लो ट्रैवल करने वाली है इन कंपैरिजन टू कोई अदर मीडियम। जैसे कि इस एग्जांपल में बात करूं तो हम लिखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, G फॉर ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब ये हुआ
कि लाइट ग्लास में 1.5 गुना स्लो ट्रैवल करती है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, 1.5 टाइम्स स्लोअर देन वैक्यूम। अब ये तो जाहिर सी बात भी है, लाइट जो है ग्लास में स्लो ट्रैवल करती है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। अब देखो इसे हम मैथमेटिकली दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स स्लोअर देन वैक्यूम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वी, वैसे इसे हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी कॉमनली हम यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय 1.5। अब हम यहाँ पे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये स्लो है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। अगर ये 1.5 टाइम्स ज्यादा होती तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये क्योंकि 1.5 टाइम्स स्लो है इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ये तो हो गया एक तरीका। एक तरीका ये भी है, देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 1.5 दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये 1.5 टाइम्स छोटी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, इसलिए अगर मैं वैक्यूम की स्पीड को डिवाइड कर दूं ग्लास की स्पीड से तो मुझे 1.5 मिल जाने वाला है। अब देखो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना ये बिल्कुल ही सेम है। अगर इसमें मैं 1.5 को एक साइड ले आऊं और वीजी को दूसरे साइड तो मुझे ये चीज वापस से मिल जाने वाली है। तो अब आओ क्या करते हैं, एक बार एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। अगर मान लो किसी मीडियम वन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है एज n1 इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय n1। अब देखो ऐसे ही करके मैं किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको मैं इस फॉर्म में डालने वाला हूं, स्नेल्स लॉ के इस फॉर्म में। मैं v1 की जगह पे लिख सकता हूं एस सी बाई n1 और v2 की जगह पे लिख सकता हूं एस सी बाई n2। अब यही करते हैं, पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। यहां पे मुझे इसकी वैल्यू डालनी है स्नेल्स लॉ के फर्स्ट फॉर्म में, v1 इसे मैं लिखने वाला हूं एस सी बाई n1 और v2 इसे मैं लिखने वाला हूं एस सी बाई n2। अब इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, ये c बाई n1, ये n1 आ जाएगा नीचे c बाई n1 साइन थीटा 1 और यहाँ पे n2 ये भी आ जाएगा नीचे c बाई n2 साइन थीटा 2। तो इसे मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब यहाँ पे हम c और c को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 1 बाई n1 साइन थीटा 1, 1 बाई n2 साइन थीटा 2। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास आ जाएगा n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। और ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ का सेकेंड फॉर्म। देखो ये रिलेट करता है फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल इन फर्स्ट मीडियम को सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल इन सेकेंड मीडियम से। अब यहाँ पे भी हमारे पास चार वेरिएबल हैं। एक तो हो गया दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों मीडियम में बन रहा एंगल। अब इन चारों में से अगर मुझे किसी भी तीन की वैल्यू बताओ ना तो मैं चौथे की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। अब इसे हम ऊपर में लिख लेते हैं। तो ये हो गए स्नेल्स लॉ के दो फॉर्म। अब इन दोनों में से किसी भी एक की मदद से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटीज दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें